दुनिया में स्पोर्ट्स मोटरसाइकिलों के कई मॉडल मौजूद हैं। हर सम्मानित मोटरसाइकिल कंपनी बेहतरीन रेसिंग मशीनें बनाने की कोशिश करती है और इस परिवार के सबसे आम प्रतिनिधियों के नाम शायद आपको पता होंगे। लेकिन मोटरसाइकिल निर्माण के इतिहास में कुछ ऐसे मोटरसाइकिल भी हैं जो कम ही जाने जाते हैं। ऐसे ही एक मोटरसाइकिल के बारे में मैं आपको इस कहानी में बताऊंगा। इस मोटरसाइकिल में एक आदर्श रूप से संतुलित अनूठी बनावट वाला लॉन्जिट्यूडिनल इंजन लगाया गया था, जिससे 220 हॉर्स पावर निकाली जा सकी। इसमें 4 सिलेंडर, 2 क्रैंकशाफ्ट और 3 कैमशाफ्ट थे। कार्बन की बनी फ्रेम, आगे की सस्पेंशन में लीनियर बियरिंग्स का इस्तेमाल और बेहद पतला एरोडायनामिक आकार। अमेरिकन स्पोर्ट बाइक, जिसे असल में एक ही आदमी ने अपने गराज में बनाया था, बेहद शानदार साबित हुई। पेश है मोटोसिस C1। आप देख रहे हैं क्रॉस मोटो चैनल, देखने का आनंद लीजिए। मैं कहने में नहीं हिचकूंगा, अनोखी स्पोर्ट बाइक के निर्माण की कहानी अमेरिकी माइकल सिस के नाम से जुड़ी हुई है। सिस का जन्म 1964 में हुआ था। बाद में उन्होंने पोर्टलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर न्यूयॉर्क के पार्सन्स स्कूल ऑफ डिजाइन में चले गए। यह तथ्य कि माइकल ने न्यूयॉर्क में अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, उन्हें अपनी खुद की डिजाइन फर्म आर्किट्रोपोलिस खोलने से नहीं रोक पाया, जहां सिस ने सेलिब्रिटीज के लिए घर, होटल और कैसीनो डिजाइन किए। स्वाभाविक है, माइकल सीज का मोटरसाइकिलों के प्रति प्यार यूं ही नहीं आया। उनके परिवार में ये एक परंपरा है। उनके दादा और पिता मोटरसाइकिल तकनीक और थोड़ी बहुत रेसिंग से गहराई से जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर कम उम्र में ही माइकल सीज का मोटरसाइकिलों से परिचय हो गया था और वे उनके दीवाने हो गए थे। और अब साल 2004 है और सिज की जिंदगी लगभग परफेक्ट लगती है। वह 40 साल के हैं, उनका परिवार है, बच्चे पाल रहे हैं और उनकी कंपनी अच्छा खासा मुनाफा कमा रही है। सच तो यह है कि उनके पास मोटरसाइकिल के लिए अब लगभग समय नहीं बचा है, वैसा नहीं जैसा युवावस्था में होता था। एक खास पल में सिज को एक विचार आया। अमेरिका के उपभोक्ता डुकाटी और फरारी सबसे ज्यादा खरीदते हैं किसी भी दूसरे देश की तुलना में, और हम इनमें से कुछ भी नहीं बनाते। कुछ इंटरनेट संसाधन मोटोसिस की कहानी और ऑस्ट्रेलियाई जॉन ब्रिटन की मोटरसाइकिल की कहानी के बीच समानता दिखाना पसंद करते हैं, और ये कोई संयोग नहीं है। जैसा कि माइकल सिज ने खुद कहा था, मैंने ब्रिटन की मोटरसाइकिल को असल में देखा था और ये मेरे लिए आंखें खोल देने वाला अनुभव था, और मैंने खुद से कहा कि ये आखिरी बार नहीं है जब कोई अपनी खुद की मोटरसाइकिल बनाने की कोशिश कर रहा है। तो कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि सिज को प्रेरणा किस चीज से मिली। उसने फैसला किया कि वो अपनी खुद की डिजाइन की हुई मोटरसाइकिल बनाएगा। हाँ, सिर्फ मोटरसाइकिल ही नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक रेसिंग मशीन। मोटरसाइकिल की अंतिम डिजाइन के लिए सिज का अपने जानकार मोटो रेसर से संवाद करना बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ, जिन्होंने माइकल को समझाया कि रेस के दौरान कौन कौन से बारीकियां और डिजाइन संबंधी फैसले सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। 2000 के दशक के मध्य में माइकल ने अपने पिता के समर्थन से अपने गराज में अपनी मोटरसाइकिल बनाना शुरू किया। काम के दौरान सिज लगभग 30 मौलिक इंजीनियरिंग समाधानों का पेटेंट कराएंगे और साथ ही पोर्टलैंड, ओरेगन में मोटोसिस नामक कंपनी की स्थापना भी करेंगे। मोटरसाइकिल की बनावट का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा 2006 में तैयार हो गया था। ये उसका अनोखा तथाकथित जेड आकार का इंजन था। असल में इस इंजन को जेड लाइन 4 कहा जाता है। तो आखिर ये पावर यूनिट क्या है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि ये एक अनुदैर्ध्य इनलाइन 4 इंजन है, जैसे पुराने मोटरसाइकिल हेंडरसन FN या इंडियन 4 में थी। लेकिन असल में मोटोसाइज C1 का इंजन थोड़ा ज्यादा जटिल है। असल में ये 2 V-ट्विन इंजनों को जोड़कर बनाया गया है, जिनके सिलेंडरों के बीच का कोण सिर्फ 15 डिग्री है। असल में यह एक टैंडम इंजन है। मैं इसे V4 या VR टाइप इंजन क्यों नहीं कहता? आखिर कम कोण वाले सिलेंडर वाले लेंचिया और फोक्सवागन ग्रुप इंजनों से इसकी कुछ समानता तो है। मामला यह है कि मोटोसिस इंजन में 2 क्रैंकशाफ्ट हैं, जिन्हें गियर ट्रांसमिशन से जोड़ा गया है। पहला क्रैंकशाफ्ट पहले 2 सिलेंडरों के लिए है, दूसरा तीसरे और चौथे सिलेंडर के लिए, और ये दोनों क्रैंकशाफ्ट विपरीत दिशाओं में घूमते हैं, जिससे लंबवत लगे इंजन का जायरोस्कोपिक मोमेंट पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस तरह के अनोखे समाधान की वजह से सिज का इंजन बिना किसी अतिरिक्त बैलेंसर शाफ्ट के भी पूरी तरह संतुलित हो गया। वैसे शुरू में सीज ने इनलाइन 4 इंजन की योजना बनाई थी, लेकिन कॉम्पैक्ट आकार को लेकर समस्याएं आ गईं। इसलिए माइकल ने तथाकथित VR आकार के इंजनों की ओर देखा और क्रैंक शाफ्ट को 2 हिस्सों में बांटने और उनमें से एक की घुमाव की दिशा उलटने का फैसला इस इच्छा से लिया गया था कि ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जाए
जो मोड़ों में तेजी से दिशा बदलने के लिए एकदम उपयुक्त हो। चूंकि सिलेंडरों का कोण बहुत कम है, इससे एक ही सिलेंडर हेड और 3 कैमशाफ्ट्स के साथ काम चल गया। वैसे ऊपर काले अंडाकार के रूप में आप इंजन के इनलेट पोर्ट्स देख रहे हैं। 990 घन सेंटीमीटर की क्षमता के साथ इंजन ने 15,000 आरपीएम पर 220 हॉर्स पावर और 108 न्यूटन मीटर टॉर्क हासिल किया। सिज ने बताया कि इंजन बहुत जल्दी अपनी अधिकतम आरपीएम तक पहुंच जाता है और इसकी आवाज सच में अमेरिकी जैसी थी, जो V8 की आवाज से बहुत मिलती जुलती थी। इंजन के नीचे एक आसानी से हटाई जा सकने वाली 6 स्पीड गियरबॉक्स लगाई गई थी। इसे आसानी से हटाने योग्य इसलिए बनाया गया था ताकि रेस के दौरान कम समय में गियर अनुपात के साथ प्रयोग किया जा सके। इसके अलावा डिजाइन में डुअल स्लिपर क्लच का भी इस्तेमाल किया गया था। ये प्रोडक्शन मोटरसाइकिल होंडा क्रॉस टूरर 1200 में आने से 3 साल पहले था। इंजन से प्रभावी रूप से गर्मी निकालने के लिए 3 रेडिएटरों वाली एक संयुक्त कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया गया है, जिनमें से एक मोटरसाइकिल के पिछले हिस्से में स्थित है। अद्वितीय पावर यूनिट को उतनी ही सोच समझकर बनाए गए चेसिस में लगाया गया है। फ्रेम C एक कार्बन से बना है। फोर्थ में मोनोशॉक का इस्तेमाल किया गया है और खुद 4K पाइप्स रैखिक बियरिंग्स पर चलते हैं। शीर्ष कंपनियों के कंपोनेंट्स का उपयोग किया गया है। ब्रेक्स, ब्रेम्बो, सस्पेंशन के एलिमेंट्स, जोलेंस और इसी तरह। मोटरसाइकिल का वजन केवल 158 किलोग्राम है। अपने क्लास में 2006 के लिए ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है। तुलना के लिए रेसिंग यामाहा YZR M1 2023 मॉडल का वजन 157 किलोग्राम है। माइकल सीजा के पास आखिरकार एक बेहतरीन क्रांतिकारी रेसिंग मोटरसाइकिल थी जिसमें जबरदस्त संभावनाएं थीं। हालांकि ऐसा हुआ कि इस मशीन को ट्रैक पर मुकाबला करने का मौका नहीं मिला। इस सबका कारण बड़ी रेसों के मुख्य नियामक संस्थान थे। शुरुआत में सीज की नजर वर्ल्ड सुपरबाइक यानी WSBK पर थी। इस चैंपियनशिप के नियमों के अनुसार एक छोटी मोटरसाइकिल कंपनी के मालिक के रूप में सीज को 150 मोटरसाइकिलों को मंजूरी दिलानी थी। आसान भाषा में कहें तो माइकल को रेस में हिस्सा लेने के लिए 150 आम इस्तेमाल की मोटरसाइकिलें बनानी थीं। यह कई प्रतियोगिताओं में आम प्रथा है। इसी वजह से प्रोटोटाइप में हेडलाइट लगी हुई है। लेकिन जैसा अक्सर होता है, नियम अचानक बदल गए और अब किसी भी मोटरसाइकिल निर्माता को कम से कम 1500 मोटरसाइकिलों को मंजूरी दिलाना जरूरी था, जो कि 10 गुना ज्यादा है। सीज अपनी छोटी सी कंपनी के दम पर इतनी बड़ी संख्या में प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। उन्होंने MotoGP की ओर देखा और उसके ट्रैक पर मौजूद प्रोटोटाइप्स की तरफ, जो हाल ही में 4 स्ट्रोक इंजन अपना चुके थे। हिस्सा लेने की उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही मोटोसीज C1 चालू हुआ और टेस्ट रन पूरा किया, नियम बदल गए। साल 2007 में MotoGP ने इंजन की क्षमता को 800 सीसी तक सीमित कर दिया। जैसा कि सीज ने कहा, 800 सीसी ने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने आरपीएम को 18,000 तक बढ़ा दिया और यह न्यूमैटिक वॉल्वों का क्षेत्र था और हम उन्हें विकसित करने का खर्च नहीं उठा सकते थे। ये तो छोड़िए, सड़क पर न्यूमैटिक का इस्तेमाल करना भी मुमकिन नहीं था। कुल मिलाकर बजट की कमी के कारण प्रोजेक्ट प्रोटोटाइप के स्तर पर ही रुक गया। हालांकि सीज को आखिरकार एक ऐसी जगह मिल गई जहां उसकी तकनीक सफल हो सकती थी। वो इलेक्ट्रिक रेसिंग मशीन मोटोसाइज E1 PC बना रहा है, जो 2009 में आइल ऑफ मैन पर रेसर मार्क मिलर के साथ डेब्यू करेगी। उस साल तकनीकी कारणों से मशीन फिनिश नहीं कर पाई, लेकिन अगले ही साल 2010 में TT0 रेस में सीज की बनाई मशीन जीत जाता है। ये एक सफलता थी। 2013 में इस महत्वाकांक्षी निर्माता और डिजाइनर को निराशाजनक निदान मिला, कैंसर। 3 साल तक माइकल सीज ने बीमारी से लड़ाई की, अपनी कमाई हुई रकम खर्च की और शौकिया रेसिंग में हिस्सा लेकर बीमारी से ध्यान हटाया। वो 7 मई 2016 को इस दुनिया में नहीं रहे। तो दोस्तों, ये है मोटरसाइकिल निर्माता माइकल सीज और उनकी अनोखी सुपरबाइक C1 की दुखद कहानी। ये मोटरसाइकिल निर्माण के इतिहास के कई नाटकीय पन्नों में से एक है, जो हालांकि भविष्य में किसी समय किसी नए उत्साही को एक और मोटरसाइकिल कृति बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसी के साथ मेरी कहानी यहीं समाप्त होती है।